इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाला है सदिशों का अवकलन। सदिशों का अवकलन वैसे नॉर्मल ही होता है, तो मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा इसमें जो परमे वगैरह हैं उनको थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा। तो पहला ये है कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स हो ए डॉट बी के अंदर, ठीक है, तो वही जो अपना अवकलन का नियम लगता है, अवकलन का नियम लगता है कि पहले वाला ऐसा छोड़ दो, बाद वाले का अवकलन, और फिर पहले वाले का अवकलन, और बाद वाला ऐसा कैसा, ठीक है। यानी जो यू डॉट बी लगता है, हम पहला ऐसा या तो पहला ऐसा कैसा बाद वाले का अवकलन, फिर बाद वाला ऐसा कैसा पहला वाला अवकलन। यही अगर चीज़ क्रॉस के अंदर हो जाए तो इसमें कोई चेंज नहीं है, क्रॉस वाला प्रोसेस भी वही है। बस ये ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ डॉट होता है तो यहाँ पर भी डॉट ही आता है, और क्रॉस वाले के अंदर ए, तो यहाँ क्रॉस कौन आएगा, डी बी अपॉन डी एक्स। और अगर यहाँ बात करें, और अगर यहाँ पर हो जाए डी ए अपॉन डी एक्स, तो यहाँ क्रॉस होगा और साथ में कौन आएगा, बी आएगा। ये एक चीज़ ध्यान रखनी। तो अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर अगर अवकलन करना हो वेक्टर का, तो वैसे होता है जैसे यू डॉट वी होता है, लेकिन ये जाना कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर यहाँ डॉट ही आता है, बीच में प्लस आता है, एक नॉर्मल बात है। अगर हम क्रॉस की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर बीच में क्रॉस आता है और वापस में प्रोसेस डॉट के अंदर प्रोसेस, जो प्रोसेस हमने डॉट के अंदर अप्लाई की गई है। अब बात आती है इसकी तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, कि अगर कभी कभी आपको वेक्टर के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा एक डब्बा बना होगा, इसमें लिखा होगा ए बी और सी, ऐसा बना होगा। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करने को कहें हमें कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन वैसे होगा, तीन जने हैं तो पहले पहले वाले का होगा, पहले पहले वाले का होगा, और बाद वाले दोनों ऐसे कैसे रहेंगे, और बीच के अंदर डब्बा यही रहेगा। ये डब्बा क्या होता है बताता हूँ आपको। फिर सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है, और लास्ट वाले के अंदर थर्ड वाला डिफ्रेंशिएशन करना है। आंसर क्या जाएगा, ए बी और डी सी अपॉन क्या जाएगा, डी एक्स। ये इसका आंसर होता है। अब मुद्दा ये है कि ये डब्बा एक्चुअली में है क्या। इस डब्बे के देखो वैसे बहुत सारे आंसर होते हैं, इस डब्बे का कोई प्रॉपर एक आंसर नहीं। इस डब्बे का एक आंसर तो ये होता है कि पहले वाले बाद वाले जो दो हैं उन दोनों के बीच में क्रॉस, और पहले वाले के अंदर डॉट। एक तो मतलब इसका ये होता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पहले वाले दो के बीच में क्रॉस और लास्ट वाले के बीच में डॉट, ये दोनों इसके आंसर होता है। मतलब जब भी ये डब्बा मिलेगा, इस डब्बे को सॉल्व करने का तो मेन तरीका यही है। तो अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो तो डिफरेंस ऐसा होगा, पहले ए का होगा, फिर बी का होगा, और फिर किसका होगा, सी का, और बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। इस डब्बे की एक खास बात और है, अगर इस डब्बे के अंदर कोई भी दो वैल्यू सेम हो जाए, मैं डब्बे की बात कर रहा हूँ, मैं इसका आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ जाए एक्स एक्स वाई, ऐसा लिखा हुआ डब्बे के अंदर, डब्बे के अंदर अगर कोई भी दो वैल्यू सेम हो जाए तो उस डब्बे का आंसर कितना होता है, जीरो होता है। एक बार ये बात ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा लिखा हुआ जाए डी यू अपॉन डी एक्स, फिर वापस डी यू अपॉन डी एक्स, और डी टू यू अपॉन डी एक्स टू लिखा हुआ है, और पूछा इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर जीरो होगा, क्योंकि दो वैल्यू आपस में क्या हो गई, सेम हो गई। कोई भी दो वैल्यू हो सकती है, अगर यहाँ पर डी टू यू अपॉन डी एक्स टू हो जाए तो भी, तो अब ये दो वैल्यू सेम हो गई तो भी आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मेन बेसिकली ये तीन बातें को ध्यान रखनी। तब तक मैंने आपको बताया डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन वैसे होता है जैसे यू डॉट बी में होता है, बस यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आता है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, वही जैसे हम यू डॉट बी में करते हैं, पहले वाला छोड़ दिया, पहले वाला ऐसा कैसा है, बाद वाला का डिफरेंशिएशन, फिर पहले वाला डिफरेंशिएशन, बाद वाला ऐसा कैसा है। बस क्रॉस के अंदर यहाँ पर भी क्रॉस आता है। और तीसरा, अगर इस डब्बे के अंदर हो, पहले इस डब्बे का मतलब समझ, डब्बे का मतलब होता है कि पहले वाले बीच वाले दो का क्रॉस कर दो और फिर डॉट कर दो आगे वाले का, तो भी इस डब्बे का ये आंसर आता है। और इसका डब्बे का एक आंसर ये भी होता है कि पहले वाले दो के बीच में क्रॉस कर दो, और जो पीछे वाला है उसके बीच में क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो। दोनों में से जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे कि हमें कौन सा लगाना है। लेकिन अगर इसके डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो पहले वाला ऐसा कैसा लाइन से करना है, पहले ए का करना है, फिर बी का करना है, और फिर किसका करना है, सी का करना है। इस डब्बे की खास बात ये और होती है कि अगर इस डब्बे के अंदर कोई भी दो वैल्यू सेम होती है तो इसका आंसर हमेशा कहता है जीरो था। वो दो वैल्यू कोई भी और कैसे भी हो सकती है। अब अपने चलते हैं आगे। वैसे ये तीन रिजल्ट अपने को मेनली ध्यान, ये तीन रिजल्ट आपको ध्यान रखना ही है। इसके अलावा एक प्रमेय और है, देखो एक प्रमेय इस जिसका प्रूफ पूछ लेते हैं जो कि आ रखी है एग्जाम के अंदर। तो थोड़ा सा उस प्रमेय को मैं देखना चाहूँगा और आपको भी दिखाना चाहूँगा कि उस प्रमेय का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। और वो थ्योरम कुछ इस प्रकार है कि 2000, मुझे लगता है 2000 या तो 18 में आई थी या 17 के अंदर आई थी। उस प्रमेय को अपने को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो प्रमेय, ठीक है। प्रमेय में ये लिखा हुआ है कि कोई किसी सदिश ए के लिए, ठीक है, थोड़ा ब्लर हो रहा है, एक मिनट, हाँ, किसी सदिश
चलिए अब सही है। किसी सदिश कोई ए दे रखा है अपने को, ए जो कि टी के रेस्पेक्ट होगा। इसने कहा परिणाम अचर है, ये थ्योरम 1.4 है, बताता हूँ आपको 1.4 है। और मेरे पास जो बुक है उसका पेज नंबर 9 है। बुक का जो वेक्टर वाले बुक है उसका स्टार्टिंग वाले पेज नंबर 9 है, सबसे नीचे है। परिणाम में आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात प्रतिबंध है, मतलब ये कह रहा है कि ये ए है जो एक अचर है, और ये अचर होने के कारण हमें हमें प्रूफ करना है कि ए डॉट डी ए अपॉन डी टी एच क्या होता है, जीरो होता है। ये हमें प्रूफ करना है, ये आप अपने प्रूफ करना है कि ए डॉट डी ए डॉट डी ए अपॉन डी टी एच जिसका मान क्या होता है, जीरो होता है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने का बेसिक सा मतलब यही है कि हम सबसे पहले क्या लेंगे, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको याद कर लेना क्वेश्चन को। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमें पता है ए डॉट ए बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ये आपको पता ही है। ए डॉट दोनों पक्षों में अगर मैं कर दूँ अवकलन, दोनों पक्षों में क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, तो इधर क्या लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा ए डॉट ए ऐसे होगा। और इधर क्या लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। और इन दोनों का आंसर जीरो नहीं आएगा क्या, ये दोनों, क्योंकि ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर अपना क्या है कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट, यानी इधर वाला पोर्शन तो सीधा जीरो आ गया, इधर वाला पोर्शन। हालांकि ये प्रॉपर जीरो नहीं कह सकते, इधर जीरो हो ही गया। अब इधर देखो क्या यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नहीं लग रहा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब भी दो जनों का डॉट प्रोडक्ट लगता है कैसे लगता है, पहले एज इट इज, फिर दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो लिखेंगे डी ए अपॉन डी एक्स, ये डी है, फिर पहले का डिफ्रेंशिएशन और बाद वाला एज इट इज, ये है तो ए। अच्छा टी, क्योंकि हम टी ले रहे हैं तो हम टी ले लेते हैं, यहाँ पर क्या दिक्कत है, टी के रेस्पेक्ट पर कर लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बराबर तो क्या चल रहा है जीरो, क्या दोनों ये सेम नहीं है क्या, तो बिल्कुल सेम है। लिखेंगे टू ए डी ए अपॉन डी टी का मान कितना आ गया जीरो, तो क्या ए और डी अपॉन डी टी का मान जीरो नहीं आ गया, ये टू इधर का जीरो हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। बस इतने प्रूफ करना है। लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर पर में आती है ना, तो पर में सीधी और उल्टी दोनों प्रूफ करनी पड़ती है। अब हमें इसका उल्टा भी प्रूफ करना है। अब उल्टा क्या प्रूफ करना है, उल्टा हमें ये दे रखा है कि ए डॉट डी अपॉन डी टी बराबर जीरो है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए क्या है, ए अपना कॉन्स्टेंट है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको उल्टा लिखते रहो। कैसे लिखेंगे, दोनों पक्षों में दो की गुणा करने पर, यहाँ दो हटाया था ना हमने, दोनों पक्षों में दो गुणा करने पर देंगे, तो टू ए डी ए डॉट डी टी, और जीरो इंटू टू कितना हो गया जीरो। इसके बाद लिख दूँ मैं ए डी ए अपॉन डी टी प्लस डी ए डी टी अपॉन ए बराबर जीरो। और ये हमें पता है किसका उल्टा नहीं गया, तो ये डी ए अपॉन डी टी का कौन हो गया, ए डॉट ए नहीं गया, ए डॉट ए जीरो। यानी कि जिसका अवकलन करने पर जीरो आ रहा है, जिसका अवकलन करने पर जीरो आता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि कांस्टेंट का आंसर तो क्या आता है जीरो आता है। समझ गए, कुछ नहीं करना, सिंपल वाली वैल्यू है, इधर वाला पोर्शन याद रखना है, इसका जस्ट उल्टा चलाना है। एग्जाम के अंदर आती है, याद कर लें इसको, 2018 में या 19 के अंदर आ रखा है डायरेक्ट प्रतिबंध, क्वेश्चन निकाल प्रतिबंध याद कीजिए। क्लियर है, वापस कर लो। ए डॉट ए स्क्वायर, जैसे इसमें का जैसा कि हम जानते हैं ए डॉट ए स्क्वायर होता है दोनों पक्षों को अवकलन करने पर, तो यहाँ तो ए डॉट एट था, और ये कौन, ये तो कांस्टेंट है। क्वेश्चन लिखा ना ए अचर है, उसमें लाइन लिखी हुई, क्वेश्चन हिंदी पढ़ा ढंग से, क्वेश्चन लिखा हुआ ये अचर है, तो ए स्क्वायर कितना हो गया जीरो हो गया, तो इधर जीरो। फिर मुझे पता है डॉट प्रोडक्ट अभी पढ़ा था मैंने कि डॉट प्रोडक्ट कैसा लगता है, कि पहले वाले का ऐसा, पहले वाले का ऐसा कैसा, दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा वाला ऐसा कैसा, पहले वाला अवकलन, दोनों सेम हो, टू और टू से बट्टा चला गया जीरो, तो यहाँ प्रूफ हो गया। अब इसका उल्टा प्रूफ करना, तो इस गाड़ी को उल्टी घुमा दो, तो गाड़ी को पहले यहाँ दो हटाया तो यहाँ दो का गुणा करनी पड़ेगी, फिर इनको पहले यहाँ हमने इन दोनों को जोड़ के टू लिखा था, एच टू को दो को खोल के लिखाना। क्लियर है, तो इसको दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आ सकती है। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई परमे करने की आवश्यकता विशेष है नहीं, एक में मुझे डाउट था इसलिए मैंने आपको करा दी। अब अपने बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक जो स्टार्टिंग के एग्जाम्पल्स हैं वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, तो ये स्टार्टिंग के एग्जाम्पल आपने कर लिए, तो मैं वो एग्जाम्पल करा रहा हूँ जो थोड़ा सा ढंग का है करने में। तो मुझे लगता है एग्जाम्पल नंबर जो 3 है मेरे हिसाब से वो मुझे कराना चाहिए। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 अपना क्या कहता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 के अंदर बात लिखी हुई, आर अपने को दे रखा है कॉस एन टी, और साथ दे रखा है ए, और प्लस दे रखा है साइन एन टी, और इधर बाहर लिखा हुआ है बी।
और प्रूफ करना है अपने को, दो रिजल्ट प्रूफ करने हैं। पहला रिजल्ट ये है कि प्रूफ करो d2r अपॉन dt2 प्लस n स्क्वायर r का मान कितना होता है, 0 होता है। ये पहला प्रूफ करना है, और पहला प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम दूसरा प्रूफ करते हैं। तो देखो d2r अपॉन dt2 करना है, तो सिंपल सा मतलब है कि ये जो r है इसका t के रेस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन करना। और कितने बार करना पड़ेगा, 2 बार। तो क्या लिखूंगा मैं, समीकरण 1 का t के सापेक्ष करना पड़ेगा अपने को अवकलन। तो जैसे t के सापेक्ष में r कितना, ये तो dr अपॉन dt, ये तो कांस्टेंट है क्या, ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये कहा है, ऐसे कांस्टेंट ही देखो, क्वेश्चन ने ये कहा है कि a और b अचर सदिश है। अभी अचर सदिश क्या होता है सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है a और b अचर सदिश है। अचर सदिश का मतलब ये होता है कि है तो ये अचर ही, आंसर तो इनका 0 आएगा, लेकिन एक बार के लिए इनको लिखना पड़ेगा। जैसे अब मैं यहाँ पर देखो, मुझे ये पता है कि यहाँ पर एक बार के लिए मैं ये u डॉट भी लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक बार के लिए मैं इसको कॉन्सेप्ट नहीं मान रहा हूँ, ये u है, ये भी मान। तो पहले वाला ऐसा कैसा, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, फिर दूसरा वाला ऐसा कैसा, और पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन। कोस एंटी का कितना होता है, माइनस का साइन एंटी। कोस एंटी कितना होता है, माइनस का साइन एंटी, ये तो होता है। और ये तो सॉल्व हो गया इधर वाला। अब प्लस, अब इधर की बात करते हैं, फिर वही बात कि साइन एंटी का कितना होगा साइन एंटी का कितना हो जाएगा, कॉस एंटी, और बी ऐसा कैसा, अब मैं इसमें लगा रहा हूँ नोट बड़े, फिर साइन एंटी ऐसा कैसा, और बी का कितना हो जाएगा, डी बी अपॉन डी टी। ये स्टेप अपने को लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये अचर हैं, अब लिखेंगे आपने, क्योंकि ए और बी अचर हैं, तो हमें पता है कि ए और बी अचर हैं। ये क्वेश्चन का लंबा का तरीका है बस, जैसे ए और बी कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये यहाँ पर काम गड़बड़ कर देंगे इनका, देखना कैसे। यदि ए और बी अचर है, इसका मतलब डी ए अपॉन डी टी भी 0 होगा, और डी बी अपॉन डी टी भी क्या होगा, 0 होगा। और जैसे डी ए अपॉन डी टी और डी बी अपॉन डी पी 0 हो गए, तो ये वाली पोर्शन खत्म हो गया, और ये वाला पोर्शन क्या खत्म हो गया। तो मेरे पास डी आर अपॉन डी टी कितना बच रहा है, माइनस का ए साइन टी, और साथ में कितना आ रहा है, बी कॉस एन टी, ये एन टी है साथ में, ये तो बचेगा अपने पास। तो फाइनल हमारे पास क्या बचेगा, अच्छा एन टी का एन तो दिया ही नहीं, देखो यहाँ पर मिस्टेक कर दिया अपने ने, साइन टी का एन भी तो आएगा ना, एन टी भी तो एन का एन आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी कोस का एन भी तो आएगा। ये तो फलन के अंदर फलन था ना, जैसे यहाँ कोस एन टी का मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो कोस एन टी कितना होगा, कोस एन टी का तो साइन टी, फिर एन टी का भी तो करना पड़ेगा ना, एन टी का एन आएगा, वो लिखा ही नहीं हमने। मतलब कहना होता है यहाँ एन आएगा और यहाँ पर भी एन एक्स्ट्रा चलेगा। ये तो हुआ डी आर अपॉन डी टी। अब क्योंकि मुझे 2 बार डिफरेंस करना, तो मुझे एक बार और अवकलन करना पड़ेगा इसका। तो इस बार हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं सीधे, ए हमारा कांस्टेंट है। तो कैसे लिखा देखो, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का ए, एन पहले से बाहर था, साइन टी का कितना हो जाएगा, कॉस एन टी, प्लस क्या आता है, और एन टी का कौन होगा, एन, तो एन क्या हो गया स्क्वायर, प्लस एक एन पहले से था, बी था, कॉस एन टी का कितना होगा, कॉस एन टी होगा साइन टी, साइन एन टी, किसका होगा, कॉस एन टी का, साइन एन टी माइनस का होता है, प्लस का होता है, माइनस का होता है, और वापस एन टी का कौन होगा, एन स्क्वायर। यानी कि डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्या हो गया, अगर मैं इस पूरे में से एन स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, और वो भी माइनस का, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी, ये बचेगा हमारा डी टू आर अपॉन डी टू आर और डी टू स्क्वायर। अब क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, या इसको समझ के नंबर देते हैं, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि डी टू आर और डी टी स्क्वायर इसको, और प्लस में से ये एन स्क्वायर साथ से आर, इनको जोड़ने पर 0 आना चाहिए, 0 आ रहा है, देखो मुझे दिख भी रहा है, इसे मैं सॉल्व नहीं कर, देखो ये क्वेश्चन नहीं है, वापस देखो ये आर क्वेश्चन ही था, आर बराबर क्या था, कोस एन टी ए, कोस एन टी ए, फिर कौन है, साइन एन टी बी, ये रहा साइन एन टी बी। अगर इसको मैं मान, अगर ये क्वेश्चन हो गया, तो क्या इसको मैं से लिख दूँ, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का एन स्क्वायर, ये आर ही तो हो गया, आर हमारा क्वेश्चन, और इसको अंदर की तरफ ले लो, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर बराबर कितना हो गया, 0, ये हमारा आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। और नहीं मान, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, मान लो ऐसा करना तो लग रहा है कि नहीं गलत ना हो जाए, तो ये डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर का, अब इसको समीकरण में थोड़ा नाम दे रखे हैं, अब एन स्क्वायर है, आर क्यों नहीं पुट कर लो, दोनों को माइनस कर लो, आंसर 0 आएगा।
तो ये तो था इसका पहला पोर्शन। अब हम करते हैं इसका जो दूसरा पोर्शन है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है कि प्रूफ करो, इसका जो बी क्वेश्चन है उन्होंने कहा प्रूफ करो कि आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है डी आर अपॉन डी टी का, वो बराबर है एन क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का, ये हमने प्रूफ करना है। और पीछे हम डी आर अपॉन डी टी निकाल चुके हैं, तो एक बार में पीछे वाले वैल्यू तो डी आर अपॉन डी टी का हमने, तो डी आर अपॉन डी टी अपना कितना ये है देखो माइनस एन ए साइन एन टी और एन बी कॉस एन टी। देखो डी आर अपॉन डी टी हमारा क्या है, माइनस का एन ए साइन एन टी प्लस एन बी कॉस एन टी, ये अपना है डी आर अपॉन डी टी। क्वेश्चन कह रहा है आर, और आर हमारा क्वेश्चन था, और आर क्वेश्चन क्या कह रहा था, आर क्वेश्चन कह रहा था कॉस एन टी की गुणा के साथ हो रही है ए के साथ प्लस साइन एन टी की गुणा किससे हो रही है बी के साथ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर और डी आर अपॉन डी टी का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो आर देखो आर ये अपना, तो देखो करते हैं सॉल्व। अब देखिए वैसे ये क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज वैसे हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम आई जे के करते हैं, लेकिन यहाँ पर आई जे के नहीं है, हमारे पास ए और बी है, मैं ए और बी के साथ चलना है। कैसे देखो ये डी आर अपॉन डी टी, तो पहले मैं आर, तो पहले आर लिखो, आर क्या हमारा कॉस एन टी और साथ में कौन है ए प्लस साइन एन टी और साथ में कौन है बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है डी आर अपॉन डी टी के साथ, जो कौन है एन ए साइन एन टी प्लस एन बी कॉस एन टी। अब आपको एक देखो, पहले इसकी इससे गुणा होगी, इसकी इससे गुणा होगी, फिर इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी। एक बात हमें ये पता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर और डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपको हम बताया, देखो आई की जब आई से गुणा होती है तब 1 आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आई की जब आई से गुणा होती है तो आंसर कितना आता है 0 आता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। यानी कि यहाँ अगर हम ए की ए से गुणा करेंगे तब आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0। यानी ए की ए से गुणा नहीं होगी और बी की बी से गुणा नहीं होगी। हालांकि लिख के देखेंगे, हम पहले इसकी इससे गुणा करेंगे, फिर हम ए और ए को पास में कर देंगे, और जैसे ही ए और ए को पास में जाएगा तो ध्यान क्या लिखा जाएगा ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए को होता नहीं होगा, जबकि क्रॉस के अंदर सेम मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ मैं कर नहीं रहा हूँ, बुक ने इसको एक्सप्लेन किया है। तो इसकी इससे गुणा करने पर 0 आएगा, तो मैं इसकी किससे गुणा कर रहा हूँ इससे, तो क्या हो जाएगा देखो ए क्रॉस बी, ए की मैंने बी से कर दी, इसके एन था ना इसके पास, एन लिखा नहीं क्या, ये कौन है डी आर अपॉन डी एन, ये था आर, आर के पास एन नहीं है, ठीक है। ठीक है ए क्रॉस बी हो गया, एन साथ में चल रहा है तो एन को रखो यहाँ, और कॉस एन टी और कॉस, देखो कॉस एन टी यहाँ पर और कॉस एन टी यहाँ पर, यानी यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एन टी। इसकी इससे करने पर 0 आएगा, इसकी हमने इससे कर दी, इसकी इससे करेंगे तो 0 आएगा, तो इसकी किससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करनी पड़ेगी, तो करते हैं गुणा। तो यहाँ पर भी ए क्रॉस बी आएगा, साइन एन टी, साइन एन टी क्या हो जाएगा साइन एन टी का होल स्क्वायर, और साथ के अंदर एन है तो यहाँ पर करेंगे। देखो एक बात सुनो, इसकी हम इससे गुणा कर रहे थे, इसकी कर रहे थे इससे, तो पहले बी है तो बी का नाम आएगा, फिर नाम आएगा ए का, लेकिन मैंने क्या लिखा ए क्रॉस बी लिखा है, यानी हमने चिन्ह क्या कर दिया उल्टा। और जैसे मैंने क्रॉस के अंदर चिन्ह उल्टा होता है तो क्रॉस के अंदर जो अगर इनकी पोजीशन चेंज कर देते तो चिन्ह भी क्या जाता है उल्टा, और यहाँ पर एक्चुअली में आ क्या हो रहा है माइनस, तो एक्चुअली में आएगा कौन प्लस, और साथ में एन था एक पर। तो कौन कौन कॉमन आ रहा है, तो एन कॉमन आ रहा है, साथ में ए क्रॉस बी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, अंदर आपके बच रहा है कॉस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी, और मुझे पता है कॉस स्क्वायर एन टी साइन स्क्वायर 1 होता है, तो आंसर कितना है एन ए क्रॉस बी। ये तो प्रूफ करना था अपना आंसर, समझे। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर देखना। ये ध्यान रखना है कि ए क्रॉस ए, क्रॉस के अंदर जब भी दो वैल्यू सेम होते हैं आंसर आता है 0, और अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूँ तो कभी भी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। बराबर कब होगा, इनके चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, यहाँ ए क्रॉस बी बराबर होगा, यानी कि अगर मैं इन दोनों को उल्टा करता हूँ चिन्ह, अगर इनकी पोजीशन चेंज करता हूँ चिन्ह क्या था उल्टा। यहाँ पर मुझे मैंने बी क्रॉस ए किया था, करना मुझे बी क्रॉस ए था, लेकिन मैंने कर दिया ए क्रॉस बी, मैंने चिन्ह पहले उल्टा कर दिया था, मैंने यहाँ माइनस आना चाहिए था लेकिन यहाँ क्या आ गया प्लस चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। ये एग्जाम्पल मुझे लगा था मुझे कराना चाहिए इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, अब हम प्रॉपर्टी बेस्ड पर क्वेश्चन करते हैं।
चलिए अब आगे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, जो आपने कहा था नहीं हो रहे हैं आप लोगों से। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, इसके 4 क्वेश्चन है। मैंने पहला क्वेश्चन लिया, लाइन टू लाइन चारों करेंगे, चारों नहीं करेंगे हम, स्टार्टिंग के 3 करेंगे। चौथा वाला क्वेश्चन आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको समझा दूंगा कैसे करना है उसको। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताई थी इसकी, कि जब भी 3 डब्बे के अंदर ऐसा होता है तो या तो उसको सॉल्व करो, और सॉल्व नहीं करना तो डिफ्रेंशिएशन बताया था। अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, सपोज करें डिफ्रेंशिएशन नहीं है, अगर यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में या तो क्रॉस करवा दो और पीछे हम डॉट करवा दो, या इन दोनों के बीच में क्या करा दो, क्रॉस करा दो, इसमें क्या करा दो, डॉट करा दो। क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का चिन्ह है तो हम डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे। और डिफ्रेंशिएशन क्या कहता है कि पहले इसमें डिफ्रेंशिएशन आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा। तो करो देखो, तो यहाँ क्या कि डी आर अपॉन डी टी, मैंने पहला रन लीजिए, ये पहला आ गया, फिर प्लस, अब मैं बीच वाला दूंगा तो पहले वाला कैसे कैसे रहेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो एक बार हो रखा है तो एक बार कहते डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ये, और पीछे वाला क्या रहेगा एज इट इज। और अब क्या करूँगा, स्टार्टिंग वाले दो सेम रहेंगे, आर डी आर अपॉन डी टी, और इसका डिफरेंस करूँगा तो दो तो हो रखा है, कितना जगह 3, तो डी 3 आर अपॉन डी टी 3। अब मैंने आपको एक रूल बताया था आज की वीडियो के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले, कि इस ब्रैकेट के अंदर जब भी दो वैल्यू सेम हो जाती है आंसर क्या हो जाता है 0। ये दो वैल्यू सेम हो गया, आंसर कितना गया 0। यहाँ दो वैल्यू सेम हो गया, आंसर कितना गया 0। जो बच गया वो हमारा क्या है आंसर, ये आंसर हो गया। अब अगर क्वेश्चन कहता है इसको सॉल्व करना है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर उस बस शर्त है उसके लिए मैं आर का मान बताना चाहिए। क्वेश्चन ने मैं आर का मान दिया नहीं तो ये आंसर हो गया, क्लियर है। और इसको सॉल्व करना ज़्यादा क्या कर सकते हो, इसको मान लो क्वेश्चन कहता है सॉल्व करना, क्या करोगे, आर पहले में लगा दिया मैंने डॉट प्रोडक्ट, और इन दोनों को लगा दिया मैंने क्रॉस प्रोडक्ट, बस ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन अगर मैं आर का मान देता है तो आर का मान पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, समझ गए। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो, लिख देता हूँ मैं फटाक से, ये है, बस यहाँ पर सिंगल डिफरेंस था, यहाँ पर क्या है डबल है। तो वही बात, पहले इसको क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे, हमने इसको अलग अलग कर दिया, इस बार में 2 बार कर लेना मतलब। अभी हमने ये सॉल्व किया है, ये तो सॉल्व किया था भाई, ये वाला ये डब्बा ऐसा है, इसी को तो सॉल्व किया था हमने अभी। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा था क्या। अब देखो एग्जाम के अंदर अगर ये अकेला क्वेश्चन आता है ये वाला, तो हम वापस इसको खोलेंगे, पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, फिर वापस ये तो बनेगा ये ऊपर वाला क्वेश्चन, क्योंकि अपने यहाँ ऊपर कर चुका है हम, तो ये तो हमने कर रखा है। अभी इसका आंसर आ रहा है ये आंसर नहीं उतारना है क्योंकि इसमें एक डिफरेंस लगना बाकी है, तो मैं ये आंसर उतार रहा हूँ। तो डी आर अपॉन डी टी क्या आंसर आ रहा है, आर आ रहा है, डी आर अपॉन डी टी आ रहा है, और साथ में डी 3 आर अपॉन डी टी 3 आ रहा है। अब यहाँ उकला लगाना है, अब वापस वही पहले इसमें लगेगा तो जैसे लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, और डी 3 आर अपॉन डी टी क्यूब, पहला लगा दिया, फिर बीच में आएगा प्लस, अब लगाना है दूसरे वाले में, तो आर ऐसे कैसा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी 2 आर अपॉन डी टी 2, और ये क्या हो जाएगा डी 3 आर अपॉन डी 3 आर, ये तो पहले था। और अब लगाना है इसमें लास्ट वाले में, तो स्टार्टिंग वाले दो सेम रहेंगे, तो आर डी आर अपॉन डी टी, और डी 4 आर अपॉन डी टी 4। अब इसके अंदर फिर देखो ये दोनों सेम होते, ये कौन हो गया 0, इन दोनों का सेम हो नहीं रहा है, तो बच्चे कुछ हमारे क्या हो गए आंसर हो गया, ये इस दूसरे का आंसर हो गया, समझ गए। आंसर क्या है आर डी 2 आर अपॉन डी 3, आंसर मैं कर लेता हूँ, बिल्कुल यही आंसर है, समझे। तो ये प्रमेय बहुत आसान है, ये बुक के अंदर दिख हमें आता ही रही है। इसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, थर्ड वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो कर लेना, नहीं समझ में आया तो उसको स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, तो हल्का सा लंबा चौड़ा है। अगला क्वेश्चन ये है, अब यहाँ क्रॉस दे दिया इन्होंने, क्रॉस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी 2 आर और फिर ये ब्रैकेट बन जाए ऐसे है, अगर ऐसे कर लिया इसका तो उससे कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा काम है पहले डिफ्रेंशिएशन करना, तो हम पहले डिफ्रेंशिएशन ही कर लेते हैं। अब हमारा डिफ्रेंशिएशन कैसे करता है, पहले इसमें होगा, फिर इसमें होगा, और फिर इसमें होगा, यही तो कहता है हमारा डिफ्रेंशिएशन। तो पहले इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, इसमें कर दिया, ये दोनों सेम रहेंगे, तो बीच में क्रॉस का चिन्ह तो आएगा आएगा, डी ये आर है, ठीक है ना, ये पहला डब्बा हो गया,
फिर प्लस आएगा। अब बीच वाले हम करेंगे तो पहला वाला ऐसे कैसे रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा डी D2R अपॉन DT², बीच में क्रॉस ही रहेगा, ध्यान रखना, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना, देखो क्रॉस इन दो के बीच में यहाँ ब्रैकेट बनाते रहे इन दो के बीच में, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बात और क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट, ये वो नहीं है जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन में किया था, ये रियल में ब्रैकेट है, समझ गए ना। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन किया था ना, ये वाला, ये ब्रैकेट नहीं था, ये वेक्टर का रूल, वेक्टर में से बनाते हैं ऐसे, और ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, ये वाला ब्रैकेट है। तो यहाँ आप ये मत कहना कि ये दोनों वैल्यू सेम है, जीरो आ जाएगा, नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है ना, रियल वाला ब्रैकेट है, ये इसकी टर्म्स नहीं है, ये वाला ये ब्रैकेट है रियल, ये वो नहीं है जिसमें हम कहते हैं इसमें वैल्यू सेम हो, समझ रहा। उन वाले क्वेश्चन के अंदर जब, अब इन दोनों में पहचान क्या है, ये वो जो वेक्टर वाला है ना, ये वाला इस वाला ब्रैकेट, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होंगे, ये सीधी वाली लिखी जाती है, अगर सीधी वाली लिखी गई इसका मतलब ये वही ब्रैकेट है जो वेक्टर वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर कोई भी दो वैल्यू सेम है, जीरो आ जाएगा। और जो ये वाला ब्रैकेट होता है, ये रियल ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर क्रॉस आ सकता है बीच के अंदर, अगर बीच में क्रॉस आ गया या प्लस आ गया माइनस आ गया, इसका मतलब ये रियल ब्रैकेट है, वो वाला नहीं है, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे प्लस, अब इन ये दोनों एज रहेंगे, आर क्रॉस dr/dt, और लास्ट में क्या जाएगा d3r/dt3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक सॉल्व करना है। क्रॉस प्रोडक्ट में खास बात होती है, अभी पहले क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी जब दो दोनों की वैल्यू सेम होती है, आंसर तो आंसर होता है जीरो, बीच वाला जीरो हो गया। अब बच्चे कौन, ये वाले, एक तो बच गया dr/dt क्रॉस dr/dt क्रॉस d2r/dt स्क्वायर, एक तो ये बच गया ब्रैकेट के अंदर, ये तो जीरो हो गया भाई साहब अपना, और ये कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो जो बच गए वो हमारा आंसर है। अगर क्वेश्चन हमें आर कोई वैल्यू देता तो हम उसको सॉल्व करते, क्वेश्चन ने कहे कुछ कहा ही नहीं आर के बारे में, कह दिया ऐसे आर एक सदिश है, तो ये हमारा आंसर हो गया, समझे। तो ये क्वेश्चन केवल दिखने में खतरनाक है बिल्कुल आसान से। अब जो फोर्थ वाला है वो अपने आप कर लेना, समझ में आ रहा तो कर लेना, ना समझ में आए तो उसकी कोई लोड नहीं है। अब अपने चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है देखो, अगला क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है। क्वेश्चन ये कह रखा है अपने को, एग्जाम्पल नंबर 7 है बुक का, और 2015 में आ रखा है। क्वेश्चन ये कह रखा है कि ए बराबर आपको दे रखा है cos थीटा आई, सॉरी हाँ, ए बराबर आपको दे रखा है साइन थीटा आई प्लस cos थीटा आई प्लस, ये क्या लिखा हुआ है इनके, एक मिनट, ये शायद थीटा के लिखा हुआ है लास्ट के अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और बी अपने को दे रखा है cos थीटा आई माइनस साइन थीटा जे माइनस 3, ये भी थीटा के है, 3 नहीं है। और जो लास्ट वाला है यानी कि ए बी, और जो सी है अपना, सी हमें दिया है अपने को 2i प्लस 3j और माइनस के, और क्वेश्चन हमें ये कहा है वैल्यू फाइंड करनी है d/d थीटा स्मॉल मंजिला ब्रैकेट a क्रॉस b क्रॉस c, ये फाइंड करना है, इसका आंसर हमें बताना क्या है। तो वैसे आप देख रहे होंगे इसका हम बेसिकली आंसर, और थीटा बराबर किससे फाइंड करना है, थीटा बराबर 0 फाइंड करना है, ये लाइन लिखिए। इसको करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका तो ये हम बेसिक से कर लें, पहले हम b क्रॉस c कर लेते हैं, फिर जो रिजल्ट है उसमें a क्रॉस कर लेते हैं, वही किससे i j k से, उससे कर लेते हैं, नॉर्मली कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। पहले b क्रॉस c कर लेते हैं, तो रिजल्ट आएगा उसमें a के साथ कर लेंगे, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और जो बचेगा वो आंसर होगा, और थीटा बराबर देते हैं। एक तरीका तो ये जो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर्टी से करें, अभी हमने प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि जब भी क्रॉस करें तीनों, तो पहले इसका उकलन, ये ऐसे कैसे, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी देखूँ, प्रॉपर्टी अगर खोलूँ मैं इसके, क्या आंसर आएगा d/d, पहले ए के साथ ऐसा कैसा, ये बी क्रॉस ऐसे कैसे रहेंगे, फिर बीच में क्या आएगा प्लस, अब ए क्रॉस ऐसा कैसा, साथ में क्या आएगा, ये बी के साथ होगा, ब्रैकेट ध्यान रखना, पीछे वाला दो में तो पीछे वाला दो में बनाना है,
और तीसरी क्या कहता है कि आगे वाले दो तो ऐसे कैसे रहेंगे, और जो पीछे वाला है उसमें क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है। अब इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, तो पहली वैल्यू होनी चाहिए कि हमारे पास डी अपॉन डी थीटा, दूसरी वैल्यू हमारे ये है कि डी बी अपॉन डी थीटा, और तीसरी वैल्यू हमारी कहती है डी सी अपॉन डी थीटा। तो ये तीन वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो अगर इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दूँ, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दूँ, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दूँ, तो क्या हम तीनों वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकालना शुरू करते हैं। तो पहला पहला रखेंगे तो डी ए अपॉन डी थीटा, यानी कि पहली वाली का इसका किसके रेस्पेक्ट में करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो देखो साइन का क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस का क्या होता है, साइन थीटा, थीटा का क्या होता है, केवल क्या, ये पहला आ गया। दूसरा डी बी अपॉन डी थीटा, तो कॉस से क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, यहाँ पर आई है, यहाँ पर जे, और थीटा का आपस कितना होगा के, यहाँ थीटा नहीं है, ये यहाँ पर ये कुछ और है, ये 3 है, ये 3 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 3 है, तो 3 है तो ये कितना, ये 0 हो जाएगा, 3 है, थीटा नहीं है। और तीसरा कौन है, डी सी अपॉन डी थीटा, और देखो डी सी अपॉन डी थीटा में कहीं थीटा है ही नहीं, थीटा का आंसर कितना आ गया, 0 हो गया, सॉल्व हो गया। तो बस अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इस वाले को, फिर हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, और फिर हम इस वाले पोर्शन सॉल्व करेंगे, और तीनों को जोड़ देंगे। तो केवल मैं ये वाला पोर्शन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये और ये आप बुक के साथ अपने आप कर लेना, बुक ने सॉल्व करके रख रखा है, कर लेना, क्योंकि मैं करूँगा फिर कुछ नोट आ जाएगा, चीज़ तो वही है। तो इसमें क्या कह रहा है, पहले इसमें कह रहा है बी क्रॉस सी कीजिए, यानी बी और सी का हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस कराना पड़ेगा। तो बी और सी का क्रॉस करवाते हैं। तो देखो क्या करते हैं, बी क्रॉस सी, तो बी था कितना अपना, तो बी था अपना, मैं इसे बी देख लेता हूँ क्वेश्चन से, बी था हमारा कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे और -3 के, ये तो बी था हमारा। और सी हमारा था 2 आई प्लस 3 जे और माइनस से क्या होगा के, ये हमारा कौन हो गया, ये हो गया हमारा सी, और ये कौन था बी। तो ये कह रहा है बी क्रॉस सी कीजिए, तो वही आई जे के, ये कह रहे कॉस थीटा माइनस थीटा माइनस साइन थीटा -3 2 3 -1। अब सॉल्व कर लो इसको। तो पहले आई लेते हैं, इसके इससे गुणा कितना होगा, साइन थीटा, नीचे माइनस, ये 9 आएगा क्या, सही है, 9 तो आएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। फिर बीच में जे लेते हैं, तो इसकी इससे बोला तो माइनस का कॉस थीटा, फिर इसकी इससे तो कितना चाहिए माइनस, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 6, और लास्ट में क्या आता है के में क्या है, इसकी इससे गुणा 3 कॉस थीटा और माइनस प्लस आता है 2 साइन थीटा, यही तो आएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, साइन थीटा आई -9 आई माइनस प्लस कॉस थीटा जे -6 जे प्लस 3 कॉस थीटा के प्लस 2 साइन थीटा के। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन ने पहले क्या रखा है कि आपको जो भी वैल्यू फाइंड करनी हो थीटा बराबर 0 पर फाइंड करनी है, तो जब थीटा बराबर 0 पर फाइंड करनी है तो थीटा बराबर 0 देते हैं। जैसे हम थीटा 0 रखेंगे तो साइन वाला पोर्शन 0 खत्म, कॉस वाला कितना होता है 1, तो यहाँ आएगा 1, साइन इसमें कितना आएगा 3 के जे, और ये कॉलम खत्म हो गया। तो ओवरऑल क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस का 9 आई प्लस का जे, क्योंकि 1 जे को जे लिखा है, अच्छा माइनस का 6 जे भी है, प्लस का 3 के है। तो और सॉल्व में कितना बचेगा, माइनस का 9 आई माइनस का 5 जे और प्लस का कितना बचेगा 3 के। ये हमारा इसका प्रॉपर बी क्रॉस सी आएगा, 9 आई -5 जे और प्लस का 4 के। ये तो कौन है, ये तो हमारा है अभी तक बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी, अब तक मैं आगे सॉल्व कर नहीं रहा हूँ, इसको मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। अभी तक हमें क्या करना था, डी ए अपॉन डी थीटा क्रॉस बी क्रॉस सी, इसके लिए निकाल लेते हैं हमें इसमें से, था इसकी तो निकाली। अब जो भी आंसर है उसका एक के साथ करना है, डी ए अपॉन डी थीटा। तो डी ए अपॉन थीटा कौन है, ये रहा डी ए अपॉन डी थीटा। अब देखो यहाँ पर भी तो वैल्यू पुट कर लो, पहले ही मैं थीटा बराबर 0 कर दूँ, और जैसे ही मैं थीटा बराबर 0 पुट करूँगा तो मुझे पता है साइन वाला पोर्शन 0 का, तो क्या यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉस 0 कितना 1 होता है, यहाँ कितना आएगा आई, ये 0 तो यहाँ के तो बचेगा, यानी डी ए अपॉन डी थीटा कितना आ रहा है आई प्लस के। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जब क्वेश्चन में लास्ट में ये कह रखा है वैल्यू आपको थीटा बराबर 0 डिग्री पे फाइंड करनी है,
तो जहाँ जहाँ थीटा डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर थीटा 0 रख देते पहले रख लेते हैं 0 0, बुक ने भी ऐसे ही कर रखा है। तो ये बनेगा कितना डी ए अपॉन डी कितना आई प्लस के, यहाँ पर केवल है आई प्लस के और बी क्रॉस सी तो हमें पता ही है ये रहा, तो वापस वो क्रॉस प्रोडक्ट है तो आई जे के, पहले बी अपॉन डी थीटा है तो आई 1 हो गया, जे 0 हो गया, के भी कितना 1 हो गया। और नीचे की बात करें तो यहाँ -9 -5 और +3, -9 -5 और +3। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आए, जो भी आंसर आए, आंसर आएगा इसका 5i + 6j - 5k, ये तो आंसर। लेकिन ये आंसर सब तक इसका है, अब इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा। तो वैसे देखा जाए अगर ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में आता है, यानी कि मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर के अंदर, तब तो इसको प्रॉपर्टी से करें। और टाइम कम है तो डायरेक्ट हम वैसे ही करें, डायरेक्ट बी क्रॉस सी कर लो, डायरेक्ट बी क्रॉस बी और सी की वैल्यू पड़ी, डायरेक्ट बी क्रॉस सी करो, फिर डायरेक्ट ए क्रॉस कर लो, उसका लास्ट में क्या कर दो डिफरेंशिएट कर लो, तो ये ज़्यादा आसान है। ये तो बस मैंने प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए कि प्रॉपर्टी से हो सकता है ऐसा करने, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी से किया, ठीक है। बाकी इसको कराने का मेन कोई विशेष मकसद नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, जो अच्छा लगे वो कर लेना, टाइम कम हो क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे कर लेना, टाइम पड़ा है बड़ा क्वेश्चन है तो प्रॉपर्टी से कर लेना, दोनों से सॉल्व करके आंसर जरूर मतलब कर लेना, सॉल्व करने का मतलब मेरा ये है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि आर बराबर है ए कॉस टी आई ए साइन टी जे माइनस ए टी टेन अल्फा और के भी ऐसा। और क्वेश्चन ने ये कहा है कि डी आर अपॉन डी टी और डी टू आर अपॉन डी टी टू का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए और उसका डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या था, उससे उनके गुणांकों का स्क्वायर करके निकालिए। तो कर लेते हैं आसान काम है। तो डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, देखो इसका टी के रेस्पेक्ट ऑपरेशन ए कांस्टेंट है, कॉस टी कितना जाएगा साइन टी, वो भी किसका माइनस का, और आई तो आई रहेगी, प्लस ए कांस्टेंट है साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, जैसे का ऐसा ही। यहाँ ध्यान रखना टी कहीं पर भी नहीं है, टी है क्या, यहाँ टी है, यहाँ पर ये टेन अल्फा अल्फा है, ध्यान रखना टेन, तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो ए कांस्टेंट एन अल्फा भी कांस्टेंट और टी हट गया, टी हट गया और टी का डिफरेंस 1 हो गया, तो ठीक है ये थोड़ा ध्यान रखना सॉल्व करते समय। तो ये तो कौन है, ये तो हमारा आया डी आर अपॉन डी टी। अब इसका एक बार और अवकलन करते हैं, तो एक बार और अवकलन करने में पाएंगे हम माइनस ए साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, आई ऐसा कैसा, ए कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी, जैसा कैसा, यहाँ पर कहीं पर टी नहीं है तो ये क्वेश्चन क्या हो गया 0। अब क्वेश्चन में कहीं दोनों का करो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस में क्या करते हैं आई जे के, यहाँ माइनस का ए साइन टी ए कॉस टी माइनस का ए टेन अल्फा, यहाँ माइनस का ए कॉस टी माइनस का साइन टी ए है साथ में, और ये कौन है 0। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आई आएगा पहले, इसकी इससे गुणा 0, इसकी इससे गुणा क्या जाएगा ये माइनस का ए स्क्वायर साइन टी और साथ में कौन आएगा टेन अल्फा माइनस का जे। अब जे में क्या, फिर इसके इससे अब जे लेंगे तो फिर इसकी इससे गुणा ये 0 गया, और इसकी इससे गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो गई, तो ओवरऑल क्या आएगा माइनस आएगा ए स्क्वायर, यहाँ आएगा कॉस टी और साथ में कौन आएगा टेन अल्फा और प्लस लास्ट में कौन है के, तो इसकी इससे गुणा क्या जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और माइनस प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ये तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कॉमन लूँगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर तो बचेगा केवल ए स्क्वायर, ठीक है ऐसे कोई सॉल्व नहीं कर सकता, ऐसे ही रहेगा। ये कौन है जे, इधर देख लो माइनस का ए स्क्वायर साइन टी और ये कौन है टेन अल्फा और ये कौन है। अब क्यों ये क्वेश्चन में ये का इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो जो जो इसके गुणांक है, गुणांक कौन है आई का गुणांक कौन है ये पूरा, ये जे का गुणांक और ये के का गुणांक, इनका क्या करना है स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आए वो इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक सॉल्व कर लेना, जहाँ तक सॉल्व हो जाएगा बस वही आंसर इसका। तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बुक की सहायता से करें। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हल्का सा हिंट कर देता हूँ, करूँगा पूरा नहीं, तो जो उसमें ऐसे ही है, उसमें लिखा हुआ है डी आर अपॉन डी टी डी टी आर अपॉन डी टी स्क्वायर और डी थ्री आर अपॉन डी टी थ्री आर, ऐसा है।
ये क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है। और नॉर्मल वो वाला ब्रैकेट है ना, वो वाला है, ये ब्रैकेट नहीं है ये, क्योंकि बीच में कहीं गुणा होकर चल नहीं है। तो ना तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सीधे ही कर लेते हैं। देखो अभी आपने ये सॉल्व किया था मैंने आपको क्या कहा था, इसका आंसर क्या, जैसे मैं दूँ ए बी सी, इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि या तो पहले वाले में क्रॉस कर लो, पीछे वाला डॉट कर लो, या पीछे वाला दो में क्रॉस कर लो, अगर डॉट कर लो। तो मुझे अभी दिख रहा है कि मैंने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व किया है पिछले क्वेश्चन के अंदर। पिछले क्वेश्चन में मैंने इनका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व किया है। और मान लेते हैं एग्जाम के अंदर अगर सिंगल आता है क्वेश्चन, मान लो पिछला क्वेश्चन नहीं आता है, केवल ये कहता है, तो हमें से ध्यान रखें जो वैल्यू छोटी होती है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करें और लास्ट वाले को डॉट प्रोडक्ट के अंदर रखें, क्योंकि बड़ी वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट करना आसान होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई आई कट के वन हो जाता है, तो आसान होता है। तो क्रॉस हमेशा छोटी वैल्यू में रखो। इसका मतलब अगर मैं इससे प्रॉपर्टी लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, मैंने कहूँगा डी आर अपॉन डी टी, मैंने पहले वाले दो में किया है क्रॉस और लास्ट वाले मैंने किया है डॉट, और इसका क्रॉस मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। जो भी आंसर आए तो एक बार के लिए मैं आंसर लिख लेता हूँ ताकि अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो इसको सॉल्व करने पे आपका जो राइट आंसर आया था वो आया था ए सेक एल्फा। इसको सॉल्व करने पर, इधर वाले सॉल्व करने पर अब डी थ्री आर, डी थ्री आर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लिख तो वहाँ कि जो डी टू आर है इसका एक बार फिर अवकलन करते हैं। तो जैसे हम इसका एक बार फिर अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो आगे रहेगा रहेगा, कॉस टी का जाएगा साइन टी, साइन टी किसका होगा माइनस का, तो हो जाएगा ए साइन टी, मेरे हिसाब से हो जाएगा ए साइन टी, ठीक है। और चलिए सॉरी, ये तो डिटरमिनेंट आएगा ना, हमें तो ये लेना था, ये हमने खुद ने सॉल्व किया था ना, ये वाला ये आएगा मेरे इसके स्थान पर। तो ये हो गया आई की वैल्यू, ये जे की वैल्यू, के की वैल्यू। तो एक बार इसको यहाँ लिख देते हैं, लिखूँ मैं एक बार या बुक साफ कर लो, चलो लिख के देता हूँ मैं ना, वरना डाउट हो जाएगा। तो ये आंसर आया था अपना, लास्ट में लिख लेता हूँ। और साथ में आया था, अब डॉट प्रोडक्ट है डी थ्री अपॉन डी टू, तो जो इसका अवकलन करने पर आएगा ए साइन टी आई कैप माइनस ए कॉस टी जे कैप, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, कैसे किया हमने, जो फर्स्ट वाला था इसका, इसका एक बार और अवकलन कर दिया। अब क्या करना था, अब आई के आई से गुना, तो आई डॉट प्रोडक्ट है ना, आई के आई से गुना, जे के जे से गुना, के का कोई साथी नहीं है तो के हट जाएगा, तो इसके इससे गुणा कर लेना, इसके इससे गुणा कर लेना, जहाँ तक सॉल्व कर लेना, जो बचे हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आगे, अब टॉपिक अब अंतिम छोड़ पर है, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स बराबर दे रखा, एक्स दे रखा है, वाई दे एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पर्श रेखा बिंदु पर इकाई सदिश याद कीजिए, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें एक्स वाई जेड लिखा होता है, जैसे हमने समाकलन किया था, मुझे पता है कि आर क्या होता है, आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये मुझे पता है यार। तो ये एक्स बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये तो हमने समाकलन में पढ़ा था। अब बस वही तो क्वेश्चन करना है। अब एक्स की वैल्यू अपने को दे रखी है, वाई की वैल्यू देखिए, जेड की वैल्यू रखी है, पुट कर दो, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, ए कॉस टी आई कैप प्लस वाई क्या जाएगा, ए साइन टी जे कैप प्लस क्या जाएगा बी टी। अब टी के सापेक्ष अवकलन करना ही पड़ेगा, वो तो डी आर अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, ए कॉन्स्टेंट है, कोस से क्या हो जाएगा साइन टी, वो भी किसका माइनस का, आई एज इट इज, ए साइन का साइन का क्या हो जाएगा कॉस टी, और डी टी का क्या हो जाएगा, टी हट जाएगा, क्या हो जाएगा बी, ठीक है। ये तो है डी आर अपॉन डी टी। क्वेश्चन में ये कहा था 21 सदिश याद कीजिए। 21 सदिश का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूँ आर का 21 सदिश है तो आर कैप लगाता है, और मुझे 21 सदिश का याद करना है, तो एक आगे लिखूँ मैं डी आर अपॉन डी टी का 21 सदिश इसके बराबर होगा, ऊपर तो डी आर अपॉन डी टी आएगा ही, लेकिन नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा डी आर अपॉन डी टी के साथ उसका सारणिक। यही तो होता है, हमने क्लास 11 में क्लास 12 में सीखा था ना, मैं यही तो होता है। अब सॉल्व कर लो इसको, तो पहले इसका सारणिक सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू तो सेम है। तो सारणिक कैसे होती है कि जो इनके रूट्स, जो इनके गुणांक होते हैं उनका स्क्वायर, तो क्या लिखूँगा मैं, डी आर अपॉन डी टी का सारणिक क्या हो जाएगा, ए साइन टी, और भी किसका माइनस का होल स्क्वायर
प्लस ए कॉस टी का होल स्क्वायर और प्लस में कौन है बी, तो बी का होल स्क्वायर। ये किस में आएगा अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। आगे वाले दो में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और जैसे ए स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ का बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1। तो ओवरऑल में कहते ये क्या आ रहा है, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका मान है, ये तो सारणी का मान है। तो ये सारणी का जिसमें भाग लगा दो अलग अलग, और जैसे हम इसमें भाग लगाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। आंसर कैसे लिखेंगे प्रॉपर फॉर्म के अंदर, तो पहले इसको रखते हैं, तो आंसर ऐसे यहाँ लिख देंगे, ऊपर ये रहेगा क्योंकि हमें 21 देखो क्वेश्चन लगा ना 21 सदी से याद करना, 21 सदी का मतलब ये होता है। तो ऊपर ये रखेंगे ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे प्लस बी के कैप, और बट्टे में क्या आ जाएंगे ये भाई साहब जो कौन है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर होगा। बस पहले तो कुछ नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 2016 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन दे रखा है एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है। टी बराबर 1 पर कण का वेग व त्वरण के घटक के अनुदिश गतिमान है। एक तो हमें कण का वेग और त्वरण घटक ज्ञात करना है, क्वेश्चन है इसके अंदर। उसके अनुदिश, अनुदिश कौन है आई प्लस जे प्लस बी। अनुदिश का क्या होता है अभी हम सीखते हैं। तो पहले इससे कुछ करने से पहले आपको ये बताना चाहिए कि जो आर होता है वो प्रतिस्थापन को रिप्रेजेंट करता है या विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे हम इस आर का एक बार टी के रस्ते में नौकल कर देते हैं तो आंसर वैल्यू आती है हमारी वी, वी जिसको हम वेग बोलते हैं। और जैसे अगर मैं वी का एक बार अवकलन कर देता हूँ तो हमारे पास कौन आता है ए, जिसको हम क्या बोलते हैं त्वरण। ध्यान रहे दोनों अवकलन टी के रेस्पेक्ट में होने चाहिए, यानी कि समय के रेस्पेक्ट में। अब इसमें सॉल्व करते हैं। तो एक तो हमें निकालना है वेग और एक हमें निकालना है त्वरण। तो कैसे निकालेंगे वेग और त्वरण, अभी हम देखते हैं इससे। ठीक है, देखो तो वेग तो हमें पता है आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है एक्स आई वाई जे जेड के। एक्स एक्स का मान कितना है टी क्यूब माइनस 1 आई कैप, वाई का मान है टी स्क्वायर जे कैप, और जेड का मान है 2t प्लस 5 के कैप। और क्योंकि मुझे डी आर अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा क्योंकि वही तो वेग होता है, तो कितना आएगा 3t स्क्वायर, ये जीरो हो गया आई कैप, टी स्क्वायर कितना हो गया 2t जे कैप, और ये कितना का 2t जीरो का 5 ये के कैप। तो ये तो हमारा आ गया वेग, समीकरण नंबर फर्स्ट। टी बराबर 1 पर, हम क्वेश्चन में कहा टी बराबर 1 पे फाइंड करना है, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ 1 रख दो, तो कितना आएगा 3i प्लस 2j और प्लस का 2k। ये तो वेग आ गया। इन क्वेश्चन हमें कहा केवल वेग नहीं निकालना, क्वेश्चन ने कहा है वेग के साथ में जो घटक है जिस जो अनुदिश गतिमान है उसके अकॉर्डिंग निकालना है। क्वेश्चन लाइन लिखी हुई। तो हमें क्या करना है कि इसका ये जो v आया है v इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। लेकिन अब कैसे लिखेंगे देखो, अनुदिश गतिमान का इक्कीस सदिश निकालना पड़ेगा पहली बात। तो जब भी कहीं पर भी अनुदिश आ जाए ना हम हमेशा ये प्रोसेस अपनाते हैं। कैसे करते हैं, जो हमें दे रखा है आई प्लस जे प्लस 3k, इसका इक्कीस सदिश कैसे निकलता है, ऊपर तो ये वैल्यू रहती है इक्कीस सदिश के अंदर, नीचे करते हैं क्या गुणा। तो यहाँ एक है 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ 3 का स्क्वायर कितना का 9। तो इक्कीस सदिश कितना आएगा इसका, इसका आएगा आई प्लस जे प्लस 3k, और बट्टे में कितना आएगा √11। अब इसका और जो वेग है इसका हमें करना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आसान है, कैसे करते हैं देखो, 3i प्लस 2j प्लस 2k का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है जो इक्कीस सदिश निकाला हमने, i प्लस जे प्लस 3k, और बट्टे में कितना है √11। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब बताइए, आई के आई से गुणा, तो आई के आई से गुणा 3 आएगा, यहाँ 2 के 1 से 2 आएगा, और 3 दूनी कितना आएगा 6, और बट्टे में कितना है √11। तो ऊपर भी कितना आ रहा है 11, नीचे कितना आ रहा है √11, कट जाएगा तो और कितना आएगा √11 क्या आएगा इसका आंसर आएगा। तो ये तो हमने निकाला है वेग। अब हमें क्या निकालना है, सेम प्रोसेस त्वरण के साथ। अब त्वरण में निकालने के लिए हमारी समीकरण है इसका एक बार और अवकलन कर देंगे, क्योंकि जैसे हम वेग वाले समीकरण का एक बार और अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा त्वरण आ जाएगा। तो समीकरण 1 का एक बार और अवकलन करते हैं। समीकरण 1 का एक बार और करते हैं, अवकलन करते हैं। जो हमें क्या देखा एक दक्षिण में होता है क्या है डी वी अपॉन डी टी तो होता है। तो देखो सीधा अवकलन कर देते हैं, यहाँ कितना 2 ये हो जाएगा 60 आई के प्लस
ये 2t हट जाएगा तो 2j और 0 जाएगा ना, 2j और k 0 आएगा। और क्योंकि हमें t बराबर 1 पे फाइंड करना है तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये 6i प्लस कितना आ जाएगा 2j। अब किसके अकॉर्डिंग अनुदेश सदिश निकाला था, उसके अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ निकाला था ये सेम निकालना था। यहाँ क्या है, यहाँ पर है i प्लस j प्लस 3k अपॉन में कितना है √11। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, त्वरण के साथ, तो निकालना i के i से गुणा तो 6 आएगा, j के j से गुणा तो 2 आएगा, k है नहीं तो क्या होगा 0, अपॉन में कितना √11, फाइनल से कितना आएगा 8 अपॉन √11 क्या आएगा इसका फाइनल आंसर। तो ये था त्वरण और वेग का मेन आंसर। त्वरण निकाले और वेग में निकाले। जब भी क्वेश्चन के अंदर अनुदेश सदिश लिखा होता है तो हम ऐसे ही करते हैं। अब देखिए मेनली क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए हैं डिफ्रेंशिएशन के, मेनली क्वेश्चन इतने ही है। मेन प्रॉपर्टी ध्यान रखना, मैंने कौन कौन से क्वेश्चन नहीं कराए, तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 10 नहीं कराया, ठीक है, और एक मैंने एग्जाम्पल नंबर पीछे नहीं कराया था, वो कौन सा था एग्जाम्पल नंबर वो था एग्जाम्पल नंबर 6, और एक था 6 नहीं कराया, बस ये 2 ही नहीं कराए शायद, बाकी मैंने सारे कराए। एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने नहीं कराए, मेरे हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने नहीं कराए। फिर भी एक बार आपको ज़रूर निकाल देना, बाई चांस क्वेश्चन अगर कर सके। ये अपना जो डिफ्रेंशिएशन है, वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन इतना ही था। बुक के सारे क्वेश्चन कर लेना, इस टाइप का क्वेश्चन बुक के अंदर है तो मैं बताता हूँ बुक का कौन सा क्वेश्चन है वो, ताकि आप प्रैक्टिस करना। बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है ऐसा सेम, बुक के अंदर क्वेश्चन है ये एग्जाम क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है जो करना तो सेम ऐसा ही है वेक्टर वाले का, तो करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करें अच्छे से, इन क्वेश्चन को हाथों से निकालें जिन क्वेश्चन को मैंने क्या रखा है। ये डिफरेंस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर। ये क्वेश्चन मैंने नहीं करेंगे, एक बार इनको जरूर देख लेना, ओके। चलिए आपके टेक केयर, थैंक यू।